लोग अपने रिटेल बैंकिंग के 1 से लेके 50 MCQs को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट ट्रेवल क्वेश्चन है, जो कि पूछे जा सकते हैं अपने आगामी रिटेल बैंकिंग के एग्जाम से। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मसाला बॉन्ड विच हेल्प इंडियन फर्म टू रेज मनी वाइल गिविंग इंटरनेशनल इन्वेस्टर एक्सेस टू हायर यील्ड इन अ जीरो यील्ड वर्ल्ड वेयर लॉन्च्ड इन। तो आपसे ये पूछा गया है कि मसाला बॉन्ड जो कि इंडियन फर्म को हेल्प करता है क्या रेज करने में, मनी रेज करने में, जब वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को हायर यील्ड को एक्सेस देता है जीरो यील्ड वर्ल्ड में। तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2010 में या 11 में या 14 में या 15 में? ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2015 में मसाला बॉन्ड लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इशू लिमिट सेट बाय आरबीआई ऑन मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड पे आरबीआई के द्वारा कितना लिमिट सेट किया गया है? $750 मिलियन, $150 मिलियन, $700 मिलियन, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि $750 मिलियन। क्वेश्चन, टू ऑगमेंट फ्री फी बेस्ड इनकम बैंक सेल प्रोडक्ट ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर फाइनेंशियल ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट स्पेस लाइक म्यूचुअल फंड, लाइफ ऑब्लिक नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक्सेट्रा, दिस रेफर्स टू। तो देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है कि आपको यदि फी बेस्ड इनकम को बनाना है तो बैंक क्या करती है, दूसरे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को बेचती है। कहाँ पे? तो फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट स्पेस में, जैसा कि म्यूचुअल फंड हुआ, नॉन लाइफ या नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हुआ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर रहा है कोर बैंकिंग, बी कर रहा है रिटेल बैंकिंग, सी कर रहा है होलसेल बैंकिंग, और डी कर रहा है दोस्तों पारा बैंकिंग। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारा बैंकिंग। तो यदि फी बेस्ड इनकम को ऑगमेंट करना है तो बैंक दूसरे मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट को फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट स्पेस में बेचती है, और इस प्रोसेस को हम लोग पारा बैंकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारा बैंकिंग रेफर्स टू। ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, डी, ऑल द अबव। तो पारा बैंकिंग में क्या क्या आता है दोस्तों? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है ऑल द अबव, यानी पारा बैंकिंग में आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड स्कीम सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली एक केस स्टडी है। मिस्टर एक्स हैज़ बीन, दोस्तों ये वाला जो केस स्टडी है वो है क्रेडिट कार्ड से। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक केस स्टडी करवाया था। आइए दोबारा दूसरा केस स्टडी को करते हैं। क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स एक क्रेडिट कार्ड एंजॉय कर रहा है किसी एबीसी बैंक से। बैंक ने स्पेंडिंग लिमिट फिक्स की है 2 लाख की। ठीक है दोस्तों, कार्ड पे स्पेंडिंग लिमिट कितना है? 2 लाख। ड्यूरिंग जुलाई 2016 ही मेड परचेज ऑफ ₹1,50,000 एंड पे ऑन ड्यू डेट 10 अगस्त 2016 ₹1,20,000 बीइंग अ पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ₹1,50,000। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि जुलाई 2016 में उसने परचेज किया 1,50,000 रुपया, और अब पे कब किया? ड्यू डेट को पे किया। ड्यू डेट कब है? तो 10 अगस्त 2016 को उसका ड्यू डेट है। कितना पे किया ड्यू डेट को? तो 1,20,000 रुपया पे किया ड्यू डेट को, और ये जो 1,20,000 है वो पार्ट है किसका? आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,50,000 का। अब दोस्तों क्या कर रहा है, 11 अगस्त को उसने एडिशनल परचेज किया 70,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज कर रही है वो है पर महीना 2%। तो ये सब डाटा आपको दी गई है। तो 2016 में देखिए क्या हुआ, जुलाई 2016 में 1.5 लाख का परचेज हुआ, ड्यू डेट 10 अगस्त को उसने पेमेंट किया, और फिर 11 अगस्त को एडिशनल परचेज किया 70,000 का। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द मिनिमम पेमेंट रिक्वायरमेंट ऑन क्रेडिट कार्ड ड्यूज ड्यूरिंग एनी मंथ। तो ये तो जनरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कितना मिनिमम पेमेंट है किसी भी क्रेडिट कार्ड को के ड्यूज पे किसी महीने में। तो ऑप्शन ए कर रहा है 3% ऑफ ड्यू, बी कर रहा है 5% ऑफ ड्यू, सी कर रहा है 8% ऑफ ड्यू, और डी कर रहा है 10% ऑफ ड्यू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिनिमम पेमेंट इज रिक्वायर्ड इज 5% ऑफ ड्यू। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट 2% पर मंथ, व्हाट वुड बी द एनुअल इफेक्टिव रेट टू द यूजर। तो बैंक जो है इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज कर रही है? तो वो 2% चार्ज कर रही है। तो आपसे ये पूछा गया है कि एनुअल इफेक्टिव रेट यूजर को कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 2% पर मंथ है, तो आपको एनुअल इफेक्टिव रेट बताना है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पर मंथ का 2% है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो पता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का, 1 + r होल टू द पावर n - 1। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि r जो आप लेंगे तो r आप लेंगे 2%, लेकिन n आप कितना लेंगे? 12, क्योंकि n होता है नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, इसलिए n को आपको 12 लेना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो आपको मिलेगा 26.82%। ठीक है, तो 26.82% करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो एनुअल इफेक्टिव रेट विल बी 26.82%। क्वेश्चन नंबर 7 है डेली इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 11 अगस्त 2016 विल बी। तो दोस्तों क्या पूछा गया है कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर जो डेली इंटरेस्ट चार्ज होगा 11 अगस्त 2016 को वो कितना होगा। 60 रुपया 50 पैसा, 65 रुपया 75 पैसा, 70 रुपया 10 पैसा और 75 रुपया 25 पैसा। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। तो जो डेली इंटरेस्ट चार्ज होगा ये समझाते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको पता है दोस्तों, तो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। इसी से तो आप लोग इंटरेस्ट निकालते हो ना। अब बताओ P आप कितना लोगे। क्या कर रहा है कि 11 अगस्त को जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो पहले आप ये बताइए कि 11 अगस्त को कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। तो पहले तो ये बताना है ना आपको। तो देखिए दोस्तों जरा क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले तो उसने परचेस किया 1.5 लाख रुपए का और 1,20,000 ही पेमेंट किया, तो 30,000 तो वहाँ बचा रह गया। और फिर 11 अगस्त को उसने एडिशनल परचेस किया 70,000 का। तो आप बताइए 11 अगस्त को टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कितना। तो पहले का 30,000 है और फिर का 70,000 है, तो 30 और 70 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 लाख। तो आपका जो ड्यू आउटस्टैंडिंग है वो है 1 लाख। ये आपको समझ में आया। चलिए आधा काम खत्म, आपने प्रिंसिपल निकाल लिया जो कि ड्यू आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 1 लाख। अब दोस्तों आपको निकालना है आर आपको क्या लेना है बताइए। तो आर यदि आप वो पर मंथ ले रहे हैं तो आप 0.02 लेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको इसे क्या करना होगा, इसे आपको पर मंथ को आपको पर ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये जो फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें क्या करना है पर ईयर में कन्वर्ट करना है। तो पर ईयर में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा बताइए। तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.02 को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों जो आपको टाइम लेना है वो कितना लेना है। तो आपको ये देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एज ऑन 11 अगस्त 2016 विल बी। तो वो आपको क्या होगा 365 डेज, क्योंकि एक ही दिन का बात कर रहा है ना, वॉली 1 डेज। सो 1/365। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे जो टी है वो हमें ईयर में लेना है। ठीक है दोस्तों, जो टाइम है उसको हमको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो एक को 365 से डिवाइड करेंगे तब वो ईयर में आएगा। तो दोस्तों आप यदि इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 65.75 रुपीज़। तो ये एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज है, डेली लिखा हुआ है ना, डेली इंटरेस्ट चार्ज। समझ रहे हैं, इसीलिए हमने टी को 1 लिया है। तो 1 को मैंने 365 से डिवाइड किया ताकि ये टाइम को हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर सकें। तो ये आपको याद रखना है, ये बेसिक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 8 है टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑन 10 सितंबर 2016 विल बी। तो दोस्तों क्या पूछा गया है कि 10 सितंबर 2016 को टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए क्या आंसर है। तो टोटल इंटरेस्ट चार्ज कैसे निकालिएगा बताइए। तो सिंपल सी बात है, आपने डेली इंटरेस्ट निकाल लिया ना, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ डे आउटस्टैंडिंग से। तो बताइए दोस्तों नंबर ऑफ डेज आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे। तो कब का पूछा गया है, तो 10 सितंबर 2016 का पूछा गया है ना। ठीक है, आप क्या कीजिए 11 जुलाई 2016 कब का, ये आप जरा क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। तो क्वेश्चन में है कि 11 अगस्त 2016, गलती से मैंने वहाँ पे जुलाई लिख दिया है, तो 11 अगस्त 2016। ठीक है, 11 अगस्त 2016 से 10 सितंबर 2016 तक कितना दिन होगा। यहाँ पे गलती से मैंने 11 जुलाई लिख दिया, यहाँ पे 11 अगस्त होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स 30 दिन होगा। तो आप बताइए, आपको फॉर्मूला तो सामने है टोटल इंटरेस्ट चार्ज का, नंबर ऑफ डे आउटस्टैंडिंग टाइम डेली इंटरेस्ट। तो डेली इंटरेस्ट हम लोगों ने अभी निकाल लिया, कितना है 65.75। देखिए ये तरीका है, आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और यही स्टेप को फॉलो करना है। तो आप क्या करेंगे 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 65.75 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1973.05। तो ये आपका क्या निकल गया, टोटल इंटरेस्ट चार्ज निकल गया। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इफ मिस्टर ए वांट टू क्लियर ऑल हिज ड्यू ऑन द ड्यू डेट ऑफ 10 सितंबर 2016, व्हाट अमाउंट ही विल बी रिक्वायर्ड टू पे। तो मिस्टर ए यदि ये चाहता है कि जितना भी ड्यूज है उसको 10 सितंबर 2016 को ख़त्म कर दें, तो कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा, 30,000, 70,000, 1 लाख या 1,01,913 रुपया। तो देखिए दोस्तों, जो उसे पेमेंट करना पड़ेगा वो तो पहले तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेमेंट करो जो कि 1 लाख है, और प्लस जो इंटरेस्ट एडिशनल परचेज है प्लस इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 30,000, एडिशनल परचेज उसने किया 70,000, और इंटरेस्ट कितना किया अभी हम लोगों ने निकाला है ना 1973 रुपया और 5 पैसा। तो 1973 उसमें जोड़ देंगे तो आपको टोटल आंसर कितना मिल जाएगा, 1,01,0973। चीज़ें आपको क्लियर हो गई। 9 नंबर क्वेश्चन।
10th नंबर क्वेश्चन जो है बेसिकली केस स्टडी है अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो कि डेप्रिसिएशन का एक मेथड है, आपको पता होगा। आइए दोस्तों जरा देखते हैं ये केस स्टडी क्या कर रहा है। तो केस स्टडी में ये कहा गया है कि मिस्टर एम है, जिसके पास घर है, जिसका कॉस्ट है 25 लाख रुपया, और वो इंटाइटल्ड करता है टू क्लेम ऑन दिस एसेट एज ही इज प्रोफेशनल। सैलवेज वैल्यू ऑफ द हाउस इज ₹10 लाख एंड आफ्टर 10 ईयर्स व्हाट वुड बी द रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। देखिए दोस्तों समझिए, जो हमारा जो 10 लाख रुपया दिया हुआ है ना हाउस का साल्वेज वैल्यू, वो 10 साल के बाद है। आपसे ये पूछा गया है कि रिटर्न डाउन वैल्यू कितना होगा आफ्टर 3 ईयर इफ द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट 15%। तो डेप्रिसिएशन को 15% पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो आपसे ये पूछा गया है कि रिटर्न डाउन वैल्यू बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 15 लाख, 14.50 लाख, 15.35 लाख और 20 लाख। अब आइए दोस्तों जरा फॉर्मूले को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको हम सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए हाउस, ये अपना हाउस है, उसका कॉस्टिंग कितना है, 25 लाख है, ठीक है। उसमें से आप क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालिए। कैसे निकालिएगा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो काफ़ी सिंपल है, 15% आपको दिया हुआ है ना ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। तो सिंपल सी बात है, आप इस 25 लाख का 15% निकाल लीजिए, ठीक है। तो वो कितना मिलेगा, निकालिए आप 25 लाख का 15%, तो आपको मिल जाएगा 3.75, ठीक है दोस्तों। आप दोनों को घटा दीजिए, तो 25 में से 3.75 घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 21.25। तो आपको ये पहले साल का डेप्रिसिएशन को निकालने के बाद फाइनल अमाउंट मिला। अब आप क्या कीजिए दोस्तों, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालिए, तो वो कितना होगा, तो वो 21.25 लाख का 15% होगा, जो कि आपको मिल जाएगा 3.19। इसे फर्दर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 18.06। यहाँ तक ठीक है। अब आप थर्ड ईयर में आ जाइए, तो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 18.06 का 15% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2.71। 18.06 से 2.71 यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 15.35। तो आप देख सकते हैं इसको आपको सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करना है, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 15.35, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पार्टिकुलर एमसीक्यू सेशन में मैं जितने तरह की पॉसिबल एमसीक्यूज हैं आपको सभी के सभी एमसीक्यूज करवा रहा हूं। तो फ्रेंड्स और भी लोगों को जोड़िए हमारे चैनल के साथ, ताकि वो भी इस तरह के क्वेश्चंस देख पाएं और अपने प्रैक्टिस को अच्छे से अच्छे कर पाएं, ताकि रिटेल एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन रुपे कार्ड CVD स्टैंड्स फॉर कार्ड वैलिडेशन डाटा, कार्ड वैलिडिटी डाटा, कार्ड वेरिफिकेशन डाटा और कार्ड वेरीफाइड डाटा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्ड वेरिफिकेशन डाटा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश ऑल्सो प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड किसान कार्ड issued by bank across the country under Kisan credit card, enabling farmer to transact business on ATM and POS terminal. Maestro कार्ड, रुपे कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सर्विस रुपे कार्ड प्रोवाइड करती है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग मिनिमम अमाउंट ड्यू, MAD। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के क्वेश्चन में MAD निकालना काफ़ी आवश्यक होता है। आपसे ये पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट MAD के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। पहला, इट इंक्लूड्स न्यू डेबिट फॉर द मंथ। दूसरा, इट डज नॉट इंक्लूड प्रीवियसली अनपेड पेमेंट एंड अदर चार्जेस। तीसरा, इट इंक्लूड्स द अमाउंट बाय विच द कार्ड होल्डर एक्सीड द कार्ड लिमिट। ऑप्शन डी, नन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इट डज नॉट इंक्लूड प्रीवियसली अनपेड पेमेंट एंड अदर चार्जेस। तो इसमें कोई प्रीवियसली अनपेड पेमेंट या अदर चार्जेस नहीं होता है, इसके अंदर हर एक महीने का नया डेबिट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग रुपे कार्ड। ऑप्शन पहला, रुपे इज द इंडियन डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट Rupee is the Indian domestic card payment network being set up by National Payment Corporation of India at the behest of Bank in India. दूसरा, the project has been conceived by Indian Banks Association and has the approval of Reserve Bank of India. Select the answer from the codes given below. A 1 only, B 2 only, C 1 and 2, D none of the above. तो रुपे कार्ड के रिगार्डिंग क्या सही है बताइए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 एंड 2। आइए जरा देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं रुपे कार्ड का। तो सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। दूसरी बात कि ये प्रोडक्ट अप्रोप्रिएट होता है कंट्री में, पार्टिकुलर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। और दोस्तों ये क्या करता है, जो हमारा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जैसे हम लोग PCE बोलते हैं, उसे शिफ्ट करता है कैश से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस है हमारे रुपे कार्ड के। क्वेश्चन नंबर 15 है, द इंश्योरेंस कवरेज इज अवेलेबल टू रुपे कार्ड होल्डर ओनली व्हेन देयर इज ट्रांजेक्शन विद इन डैश डेज। तो रुपे कार्ड होल्डर को कितने इंश्योरेंस कवरेज जो अवेलेबल होता है वो कब तक होता है कि ट्रांजेक्शन कितने दिन में हो जाना चाहिए, 90 दिन, 45 दिन, 30 दिन या नो रिस्ट्रिक्शन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि 90 दिन में यदि ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। भारत QR, a QR code consisting of black square arranged in a square grid on a white background which can be read by imaging device such as camera। तो आप जानते ही होंगे QR कोड। तो QR contain information about the item to which it is attached। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, भारत QR इज अ डैश मोमेंट मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन। P2P यानी पर्सन टू पर्सन, P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट, M2P यानी मर्चेंट टू पर्सन, M2M यानी मर्चेंट टू मर्चेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पर्सन टू मर्चेंट। तो भारत QR कोड जो है वो पर्सन टू मर्चेंट मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत QR इज अ म्यूचुअली डिराइव्ड अमाउंट डैश पेमेंट नेटवर्क, NPCI, वीजा, मास्टर कार्ड। ऑप्शन ए ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो भारत QR जो है वो म्यूचुअली डिराइव्ड है किस अक्रॉस अमाउंट किस पेमेंट नेटवर्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2 and 3। NPCI में भी है, वीजा में भी है और मास्टर कार्ड में भी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द चार्जेस फॉर यूजिंग भारत QR। भारत QR को यूज करने के लिए कितना चार्ज है। नो एडिशनल चार्ज फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू भारत QR, डिपेंड्स ऑन द बैंक, डिपेंड्स ऑन द ऐप, डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कोई एडिशनल चार्ज नहीं है यदि आप भारत QR से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैन मल्टीपल बैंक कार्ड बी लिंक्ड ऑन सेम ऐप। क्या बहुत सारे बैंकों का कार्ड एक ऐप पे लिंक हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है नहीं हो सकता, ऑप्शन बी कह रहा है हाँ हो सकता है कि मल्टीपल कार्ड ऑफ मल्टीपल बैंक कैन बी लिंक्ड, ऑप्शन सी कह रहा है यस मल्टीपल कार्ड ऑफ सेम बैंक कैन बी लिंक्ड, डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है एक ही बैंक का मल्टीपल कार्ड्स को एक सिंगल ऐप में आप लिंक कर सकते हो, तो बैंक अलग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बैंक अलग नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर ऑफ 2FA फॉर भारत QR इज MPIN फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन, सेकेंड फैक्टर इज टेकन एज। तो दोस्तों सेकेंड फैक्टर किसे लेते हैं, MPIN को, OTP को या ATM पिन को। ऑप्शन ए कर रहा है ओनली 1 and 2, बी कर रहा है ओनली 1 और 3, सी कर रहा है 2 और 3, डी कर रहा है 1, 2 और 3। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 और 2 और 3 किसी को भी आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज डेली ट्रांजेक्शन लिमिट। तो डेली ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है। तो पहला कह रहा है दोस्तों 10,000, दूसरा है 20,000, तीसरा है 50,000, तीसरा है डी कर रहा है बैंक के एंड पे सेट होता है। तो दोस्तों ये बैंक का एंड पे सेट होता है हमारा भारत QR का ट्रांजेक्शन लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी भारत QR ट्रांजेक्शन कैन बी डन इन अ डे। एक दिन में कितना भारत QR ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, 25। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डेली ट्रांजेक्शन अमाउंट लिमिट है और बैंक के एंड पे सेट होता है। इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कि कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे, लेकिन डेली ट्रांजेक्शन अमाउंट जो लिमिट होता है वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे होता है। 23rd नंबर क्वेश्चन है, अ कॉमन QR कोड बिल्ड फॉर ईज ऑफ पेमेंट इज नोन एज UPI, BBPS, NPCI, QR, भारत QR। तो इसे हम लोग कहते हैं भारत QR। अब दोस्तों कुछ PMJJY पे क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट स्कीम समझाया था, तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम एज टू सब्सक्राइब फॉर PMJJBY। बताइए मिनिमम और मैक्सिमम एज कितना है। तो ये है हमारा 18 साल और 50 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रीमियम पेबल। तो प्रीमियम पेबल कितना होता है, तो ये होता है हमारा 330 रुपया पर एनम। ठीक है। व्हाट वुड बी द अमाउंट पेबल ऑन सब्सक्राइबर डेथ ड्यू टू एनी काउज। तो यदि मान लीजिए कि सब्सक्राइबर का डेथ हो जाए किसी कारणवश, तो अमाउंट पेबल कितना होगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी 2 लाख। What would be the premium to the appropriated toward insurance premium to LIC or other insurance companies? Rupees 330 rupees per annum per member, 289, 330 and 11। तो कितना प्रीमियम अप्रोप्रिएट किया जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम को LIC या अदर इंश्योरेंस कंपनीज को। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 289 रुपीज़ पर एनम पर मेंबर। What would be the premium to be appropriated toward reimbursement of expenses to BC माइक्रो कॉर्पोरेट एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि ₹30 पर एनम पर मेंबर। What would be the premium to be appropriated toward reimbursement of administrative expense to the participating bank। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का कितना रिइम्बर्समेंट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 11 रुपया। ओके, हु ऑफर्स और एडमिनिस्ट्रेट द स्कीम। ये जो स्कीम है PMJJBY कौन ऑफर करता है और एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो UICL, LICs, एनी नॉन इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका LICs एंड अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। Will this cover be in addition to the cover under any other insurance scheme the subscriber may be covered under? Yes, yes subject to condition, no, none of the above। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है yes। Does the PMJJY cover death resulting from natural calamities like as earthquake, flood and other convulsion of nature?
नेचर यस, यस सब्जेक्ट टू कंडीशन नो, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका भी यस है। डज द PMJJY कवर डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम सुसाइड और मर्डर? तो वही ऑप्शन है, तो इसका भी आंसर यस है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज? तो उसमें देखा था हम लोगों ने 18 और 50 साल था, और यहाँ पे है अपना 18 और 70 साल, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रीमियम पेबल? तो ये 12 रुपया पर एनम है। व्हाट वुड बी द सम एस्यूर्ड अंडर द स्कीम इन केस ऑफ डेथ? तो डेथ के केस में 2 लाख रुपया एस्यूर्ड है। व्हाट वुड बी द सम एस्यूर्ड अंडर द स्कीम इन केस ऑफ टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आइज और लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड और फिट और लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ हैंड और फुट? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 2 लाख। What would be the sum assured under a scheme in case of total or irrecoverable loss of sight of one eye or loss of use of one hand or foot? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 लाख। Who offer और administer the scheme? तो इस स्कीम को कौन एडमिनिस्टर करता है? तो ये स्कीम को एडमिनिस्टर करता है UICL। Will this cover be in addition to the cover any other insurance scheme the subscriber may be covered under? तो यस। अब देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डेप्रिसिएशन से। अ कार कॉस्टिंग ₹7 लाख वाज परचेज्ड विद व्हीकल लोन टू बी यूज्ड एज एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू इज ₹50,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। द डेप्रिसिएशन अंडर WDV इज 35.58। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द कार फॉर सेकेंड ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड विल बी। तो SLM मेथड से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है सेकेंड ईयर के लिए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 7 लाख है। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू कितना है जो कि साल्वेज वैल्यू होता है 50,000, और डेप्रिसिएशन कितना है जो आपका डिनोमिनेटर में होता है वो होता है, और इसको आप क्या करेंगे इंटू 2/6, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा, इसका करेक्ट आंसर मिलेगा 2,16,666। डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर अंडर WDV मेथड। तो वही मेथड को अप्लाई कीजिए, हम लोगों ने पहले देख रखा है। तो करेक्ट आंसर होगा 66,583। एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि इस मेथड को मैंने पहले समझाया है, इसीलिए मैं दोबारा यहाँ नहीं समझा रहा हूँ। सेम मेथड है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अंडर WDV टिल 4th ईयर। तो एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा? तो 24,906। अब ये सब डाटा आपको पिछले वाले वैल्यू से यहाँ से मिलेगा, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 5,69,79,446। द WDV एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब निकाल सकते हैं। दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज जनरली अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रियल यूनिट बिकॉज ऑफ एडवांटेज ऑफ लोअर इनकम टैक्स। तो लोअर इनकम टैक्स के एडवांटेज से कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का इंडस्ट्रियल यूनिट अडॉप्ट करती है, ये पूछा गया है आपसे। द रिटर्न डाउन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड, बोथ A and B, D नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। In respect of suit filed account of willful defaulter, what is cut-off limit for reporting to civil? 10 लाख and above, 20 लाख and above, 25 लाख and above, 50 लाख and above। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 25 लाख and above। Civil tracks an individual credit report from its database on the basis of control number which is। तो कंट्रोल नंबर कितने डिजिट का होता है? तो 9 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। Mr. X applied for home loan. He has 800 points of civil. Repayment in other bank for cards are prompt. What is the amount of loan you will sanction? तो LTV देखिए 90% दिया हुआ है। प्रोजेक्ट कॉस्ट है 2,20,00,000 का है। ग्रॉस सैलरी है इंटू 60%, तो हो जाएगा 24 लाख। इज रिटर्न फॉर 3 ईयर 21 लाख। नेट सैलरी है 18 लाख। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। विच इज़ नॉट अ मेजर प्रमोटर ऑफ सिविल? SDFC, SBI, RBI और ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल इंक्लूजन। तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि RBI। और लास्ट क्वेश्चन है सिविल फ्रॉम फंक्शन ऑन द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन विच मीन्स द फॉलोइंग। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू दोज मेंबर फ्रॉम whom it receive information. It provide information to any organization at its discretion. It provide information to any organization for its fee. It provides information to RBI which share information with banks. करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको लेसन पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिसे आप जरूर ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे आपको अपडेट्स देता हूँ और क्विजेज होती हैं। तो होपफुली आपको लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।